तो इस वीडियो में मैं सिंटैक्स के अंतर्गत आपको रूल्स ऑफ कंजंक्शन में दूसरा पार्ट बताने चल रहा हूँ। रूल्स ऑफ कंजंक्शंस में दूसरा पार्ट बताने चल रहा हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में कुछ बता चुका हूँ, उससे आगे बता रहा हूँ। तो आप कॉपी निकाल लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। निश्चित रूप से नियमों को लिखिए। नो सूनर के पश्चात आने वाला वाक्य इंट्रोगेटिव में होता है और उसके बाद देन का प्रयोग होता है। जैसे नो सूनर डिड ही सी द लायन, नो सूनर डिड ही सी द लायन देन ही रैन अवे, नो सूनर डिड ही सी द लायन देन ही रैन अवे। यानी नो सूनर के बाद वाक्य इंट्रोगेटिव हो गया। नो सूनर डिड ही सी द लायन देन, उसके बाद देन लग गया ही रैन अवे। अब इसको ऐसे नहीं कह सकते हैं नो सूनर ही सा द लायन देन ही रैन अवे, वाक्य गलत हो जाएगा। जब नो सूनर के बाद रहेगा तो वाक्य इंट्रोगेटिव ही रहेगा। तो इसको आप याद रखिए। अब अगला नियम वही लिख लीजिए फिर। एज सुन एज के बाद आने वाला वाक्य अफर्मेटिव में होता है और दूसरे क्लॉज को हम कामा से अलग करते हैं। जैसे यही वाक्य है नो सूनर वाला ही। एज सुन एज ही सा द लायन कामा, यानी देन लग करके अब क्या लगेगा कामा ही रैन अवे। एज सुन एज ही सा द लायन कामा ही रैन अवे, ऐसे होता है। नो सूनर के साथ इंट्रोगेटिव और देन रहेगा, एज सुन एज के साथ अफर्मेटिव और कामा रहेगा देन के स्थान पर। अब आप समझ गए होंगे। अगला लिखिए। स्कार्सली या हार्डली, स्कार्सली या CARCELY, स्कार्सली या हार्डली HARDLY, दोनों का अर्थ एक ही है मुश्किल से। इन दोनों का अर्थ क्या है? मुश्किल से। इनके पश्चात व्हेन आता है, देन नहीं, THEN, देन नहीं। जैसे he had scarcely entered the village, he had scarcely entered the village then his father died, मुश्किल से वह गांव में प्रवेश किया तब तक उसके पिता मर गए। तो स्कार्सली लगा हुआ है या हार्डली लगा हुआ है, चाहे स्कार्सली हो या हार्डली हो, तो देन नहीं आएगा। देन हिज फादर डाइड, तो देन नहीं आएगा। यानी ही हैड स्कार्सली इंटर्ड द विलेज, या स्कार्सली ही हैड इंटर्ड द विलेज, या हार्डली ही हैड इंटर्ड द विलेज देन हिज फादर डाइड, तो देन का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ क्या प्रयोग होगा? व्हेन हिज फादर डाइड। तो सही क्या हो जाएगा? ही हैड स्कार्सली इंटर्ड द विलेज व्हेन हिज फादर डाइड। He had scarcely entered the village when his father died. He had scarcely
entered the village when his father died। ये सही है। एक और लिख लीजिए, hardly had he gone to bed, hardly had he gone to bed। हार्डली, एक बात और ध्यान रखिए कि हार्डली के बाद इंट्रोगेटिव ही आएगा, तो ऊपर भी हार्डली अगर लगाएंगे तो ही हैड, हार्डली, तो अगर हार्डली लगाएंगे तो हार्डली ही हैड हो जाएगा, हार्डली ही हैड इंटर्ड द विलेज व्हेन हिज फादर डाइड। अगर हार्डली का प्रयोग करेंगे तो ऐसे होगा, हार्डली हैड ही गॉन टू बेड, हार्डली हैड ही गॉन टू बेड, then a thief broke into the house, broke, broke into the house, broke into the house। गलत हो गया, हार्डली है तो then नहीं होना चाहिए, when होना चाहिए, तो सही क्या हो जाएगा, हार्डली हैड ही गॉन टू बेड, हार्डली हैड ही गॉन टू बेड when a thief broke into the house, broke into the house, broke into माने सेंध मारा, घर में सेंध मारा माने दीवार काट के घुस गया। अगला नियम लिखिए, किसी प्रश्नवाचक शब्द जैसे व्हाट, हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर आदि के पूर्व दैट नहीं लगाया जाना चाहिए, दैट नहीं लगाया जाता है। जैसे आई आस्क्ड हिम दैट व्हाई ही वाज लेट, आई आस्क्ड हिम दैट व्हाई ही वाज लेट। गलत हो गया, आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज लेट, मैंने उससे पूछा कि उसे क्यों देर हो गई, यही सही है, आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज लेट। अब दैट व्हाई दोनों नहीं हो सकता है, आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज लेट। लिखिए, अगला नियम लिखिए, जब सच और सेम का प्रयोग, जब सच और सेम का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह हो, एडजेक्टिव की तरह हो, तो उनके पश्चात कंजंक्शन के रूप में एज आता है, तो उनके पश्चात कंजंक्शन के रूप में एज आता है। हु, विच, व्हाट, हु, विच, वेन इत्यादि नहीं, हु, विच, वेन इत्यादि नहीं। इसको आप पीछे पढ़े हुए हैं, फिर से जान लीजिए कि जब एंटीसीडेंट से पहले सेम या सच लगा रहता है, ये प्रोनाउन में आप पढ़े हुए हैं, जब एडजेक्टिव में पढ़े हैं, जब एंटीसीडेंट से पहले सेम या सच लगा रहता है तो आगे रिलेटिव प्रोनाउन एज आता है, तो आगे रिलेटिव प्रोनाउन एज आता है। जैसे आई हैव सच ए बुक, आई हैव सच ए बुक as you cannot find, as you cannot find
इल्स वेयर, ELSE, इल्स वेयर, इल्स वेयर। अब देखिए, आई हैव सच ए बुक, मेरे पास ऐसी किताब है जिसे, तो बुक के लिए क्या आना चाहिए, बुक निर्जीव है तो इसके लिए क्या आना चाहिए, विच आना चाहिए। लेकिन बुक के पहले सच लगा हुआ है, बुक एंटीसीडेंट है, पूर्ववर्ती है, और उसके पहले सच लगा हुआ है, इसलिए अब एज रह रहा है। अगर सच नहीं रहता तो विच होता। जैसे अगर ऐसे रहता आई हैव ए बुक, तब हो जाता विच यू कैन नॉट फाइंड एनी वेयर। आई हैव ए बुक विच यू कैन नॉट फाइंड एनी वेयर। लेकिन सच लग गया, इसलिए अब आई हैव ए बुक, आई हैव सच ए बुक एज यू कैन नॉट फाइंड एनी वेयर, तब ये हो गया। अब समझ गए होंगे कि सेम या सच एंटीसीडेंट से पहले लग जाने पर नियमानुसार आप लिखे हुए हैं, सजीव के लिए हु आता है, निर्जीव के लिए विच आता है, समय के लिए वेन आता है, पीछे आपको बताया गया है सिंथेसिस में। तो फिर यहाँ वो प्रयोग नहीं होगा। जब सेम या सच आ जाएगा तो एज का प्रयोग होगा। अगला नियम लिखिए, अनलेस और अनटिल के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अनलेस और अनटिल के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों खुद निगेटिव हैं, क्योंकि ये दोनों खुद निगेटिव हैं। अनलेस शर्त को बताता है तथा अनटिल समय को बताता है। अनलेस शर्त को बताता है तथा अनटिल समय को बताता है। अनलेस माने होता है जब तक कि नहीं या यदि नहीं, और अनटिल माने भी होता है जब तक नहीं या यदि नहीं, जब तक कि नहीं। जैसे he cannot succeed unless he does not work hard. He cannot succeed unless he does not work hard. देखिए गलत हो गया, अनलेस के बाद निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो he cannot succeed unless he works hard. He cannot succeed, वह सफल नहीं हो सकता है, unless he works hard, जब तक कि वह कठिन परिश्रम नहीं करता है या यदि वह कठिन परिश्रम नहीं करता है। और आप ऊपर अगर आप ऐसे कर देंगे he cannot succeed unless he does not work hard, तो अर्थ गड़बड़ हो जाएगा। He cannot succeed, वह सफल नहीं हो सकता है, unless he does not work hard, unless माने जब तक कि नहीं वो कठिन परिश्रम करता है। तो जब तक कि नहीं फिर नहीं वो कठिन परिश्रम करता है माने क्या हो गया, इसका मतलब यह है कि कठिन परिश्रम नहीं करने पर भी सफल हो सकता है, तो अर्थ बिगड़ जाएगा। इसलिए याद रखिए, अनलेस और अनटिल के बाद वाले वाक्य में नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये स्वयं नेगेटिव है। जैसे वेट हियर अनटिल आई कम, वेट हियर यहाँ प्रतीक्षा करिए, कब तक, तो अनटिल आई कम, जब तक कि मैं नहीं आता। अगला लिखिए नियम, जहां इफ वेन वेदर, जहां इफ कामा वेन कामा वेदर कामा दो THOUGS दो का प्रयोग हो वहां दैट का प्रयोग नहीं करते हैं, वहां दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आई डाउट
तो हो जाएगा आई डाउट, मुझे संदेह है। तो संदेह के अर्थों में क्या प्रयोग किया जाता है? इफ या वेदर का। तो हो जाएगा आई डाउट वेदर ही विल पास, मुझे संदेह है कि क्या वो पास होगा, या आई डाउट इफ ही विल पास। अब इसको ऐसे नहीं कह सकते हैं आई डाउट दैट ही विल पास, ये गलत हो जाएगा। आई आस्क्ड मोहन, आई आस्क्ड मोहन इफ ही वुड गो विथ मी, इफ ही वुड गो विथ मी। अब इसको ऐसे नहीं कह सकते हैं आई आस्क्ड मोहन दैट ही वुड गो विथ मी, क्योंकि आप जानते हैं आस्क का प्रयोग कब होता है? जब रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है। तो जब आस्क्ड आ गया तो इसका मतलब आगे वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही रहेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन क्या लगाते हैं? यदि हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया से है तो इफ या वेदर, और यदि प्रश्नवाचक शब्द से है तो वो प्रश्नवाचक शब्द जो होता है हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ इफ या इफ का प्रयोग होगा, वेदर का प्रयोग होगा, इफ का प्रयोग होगा। अगला नियम लिखिए, व्हेन और इफ के पश्चात देन का प्रयोग नहीं होता है। व्हेन और इफ के पश्चात देन का प्रयोग नहीं होता है। देन के स्थान पर केवल कामा लगा देते हैं, देन के स्थान पर केवल कामा लगा देते हैं। जैसे व्हेन आई बाई दीज थिंग्स, व्हेन आई बाई दीज थिंग्स, कामा आई विल गिव यू वन ऑफ देम, आई विल गिव यू वन ऑफ देम। शर्त है, व्हेन भी शर्त को बड़ा प्रकट करता है, इफ तो शर्त प्रकट ही करता है। व्हेन टाइम के साथ शर्त प्रकट करता है। व्हेन आई बाई दीज थिंग्स, जब मैं इन वस्तुओं को खरीदूंगा, आई विल गिव यू वन ऑफ देम, तो कामा हो जाएगा आई विल गिव यू वन ऑफ देम, उनमें से एक मैं आपको दे दूंगा। तो यहां कामा के स्थान पर देन नहीं लगाना चाहिए, ऐसे नहीं हो सकता है। व्हेन आई बाई दीज थिंग्स, व्हेन आई बाई दीज थिंग्स देन आई विल गिव यू वन ऑफ देम, ऐसा नहीं हो सकता है। यद्यपि ये बड़ा सटीक लग रहा है, देखने में लग रहा है यही सही है। व्हेन आई बाई दीज थिंग्स, जब मैं इन वस्तुओं को खरीदूंगा तब मैं उनमें से एक आपको दे दूंगा, तो लग रहा है कि यही सही है। लेकिन देन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि दो क्लाज को जोड़ने के लिए एक ही कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो व्हेन पहले ही आ गया है, इसलिए अब केवल कामा रहेगा, दूसरा कंजंक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि दो क्लाज को जोड़ने के लिए, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए एक ही कंजंक्शन न लगेगा। तो एक कंजंक्शन तो प्रारंभ में व्हेन आ गया है। इफ आई गो देयर कामा आई विल कॉल यू, इफ आई गो देयर कामा आई विल कॉल यू, तो एक कंजंक्शन इफ आ गया, वाक्य के प्रारंभ में आया है, यही इतना है, तब भी वो कंजंक्शन है, तो इसलिए वहां कामा लगा दे रहे हैं। अगर बीच में आ जाएगा तो अभी अभी वाक्य को पलट दीजिए तो एक के कंजंक्शन से जोड़ेंगे, जैसे आई विल कॉल यू इफ आई गो देयर, तो दोनों वाक्यों के बीच में इफ आ गया। लेकिन हम इफ को पहले ही लगा दिए तो दूसरे क्लास को कामा से ही अलग करते हैं, वहां देन नहीं लगाते हैं। इफ आई गो देयर कामा आई विल कॉल यू। अब ऐसे नहीं कह सकते हैं कि इफ आई गो देयर देन आई विल कॉल यू, ये वाक्य सटीक नहीं है। चलिए अब इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।